Hello friends, welcome back to you and me. In the last chapters, we have discussed what is company, what is corporate veil, what are the situation under which we uplift the corporate veil. In today's topic, we are going to discuss the basic difference between partnership and company, advantages of incorporation and disadvantages of incorporation. After studying this particular topic, you are able to know that what are the benefits of having a company, and the most important part, what are the important questions which are important from the point of view of final exams from this first chapter. So let's start the topic. So today we are going to first the difference between company and a partnership firm. The basic points of companies, the difference between company and partnership are legal status, property, mode of creation, agent, contract, transferability of share, liability, perpetual succession, audit, number of member, dissolution, document required, minimum capital, etc. So let's discuss one by one. The first one is legal status. As earlier we have also discussed that a company has a separate legal एंटिटी. कंपनी क्या है? अपने आप में एक सेपरेट एंटिटी है, अपने आप में एक सेपरेट पर्सनालिटी है, और इसके अलावा हमने ये भी सुना था कि कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है. तो जब भी कोई कंपनी बनाई जाती है उसकी अपने आप में एक क्या होती है? एंटिटी, एग्जिस्टेंस होती है. लेकिन जो पार्टनरशिप फर्म है उसकी अपने आप में कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है. अगर पार्टनर्स हैं तो वो कंपनी फर्म है, अगर पार्टनर्स नहीं है तो फर्म भी नहीं है. लेकिन कंपनी जो है वो आर्टिफिशियल पर्सन है, उसका उसके मेंबर्स के साथ किसी भी तरह से कोई भी रिलेशनशिप नहीं है. तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट विच इज एक्सप्लेनिंग द डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड अ पार्टनरशिप. नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी. इन पार्टनरशिप द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मेंबर्स. कि जो पार्टनरशिप फर्म होती है उसमें जो मेंबर्स की प्रॉपर्टी होती है वही उसके फर्म की भी प्रॉपर्टी होती है. लेकिन क्योंकि कंपनी जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो उस कंपनी के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी प्रॉपर्टी और कंपनी की प्रॉपर्टी क्या होगी? वो डिफरेंट होगी, वो सेम नहीं हो सकती. जैसे ए और बी दो पर्सन हैं, उनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी है, उनकी अपनी अपनी लाइबिलिटीज है, उनकी अपनी अपनी कैपिटल है. इन द सेम वे कंपनी और उसके मेंबर्स जो हैं वो भी क्या है? डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी हैं, इसलिए उनकी कैपिटल भी क्या होती है? डिफरेंट होती है. नेक्स्ट इज मोड ऑफ क्रिएशन, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. कोई भी कंपनी जो है, अगर आपको डेफिनेशन याद हो तो डेफिनेशन मैंने आपको क्या पढ़ाई थी? अ कंपनी इज अ एसोसिएशन ऑफ पर्सन रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस एक्ट. कोई भी कंपनी अगर वो रजिस्टर्ड होती है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और प्रीवियस एक्ट, तो उसको हम क्या मानते हैं? उसको हम कंपनी मानते हैं. लेकिन पार्टनरशिप फर्म में किसी को भी रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है. इट इज नॉट कंपल्सरी. वी कैन नॉट से कि रजिस्ट्रेशन नहीं होती, रजिस्ट्रेशन होती है, लेकिन इट इज नॉट कंपल्सरी इन केस ऑफ पार्टनरशिप. अगर एक कंपनी फर्म जो है वो अपने आप को रजिस्टर्ड करवाती है तो उसको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन लॉ की तरफ से हर एक फर्म के ऊपर लोगों को ये कंपल्सरी नहीं है कि अगर उन्होंने पार्टनरशिप फर्म को शुरू करना है तो उनको अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा. लेकिन अगर आपको कोई कंपनी शुरू करनी है तो आपको अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस एक्ट. नेक्स्ट इज एजेंट. द नेक्स्ट पॉइंट, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अगर आपको अपलिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल के एग्जाम्पल्स याद होंगे तो उसमें हमने आरजे फिल्म का एक केस भी किया था जिसमें ब्रिटिश कंपनी जो थी वो क्या कर रही थी? वो एज अ एजेंट काम कर रही थी. तो वहां से हमने सुना था, समझा था कि कोई भी कंपनी का मेंबर उसका क्या नहीं बन सकता? उसका एजेंट नहीं हो सकता. कंपनी के मेंबर्स या कंपनी किसी के लिए भी एजेंसी का काम नहीं कर सकती. लेकिन पार्टनरशिप फर्म में उसके जो पार्टनर्स होते हैं वो क्या करते हैं? दे डू द वर्क ऑफ
एजेंसी, पार्टनर्स जो हैं वो बाहर जाते हैं, वो अपनी फर्म के लिए काम करते हैं, और पार्टनर्स जो भी काम करके आते हैं, जहां पर भी वो सिग्नेचर्स करके आते हैं, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? उसके लिए वो पार्टनर्स खुद ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसलिए उनको क्या माना जाता है? उनको उनका एजेंट माना जाता है। लेकिन कंपनी और उसके मेंबर्स क्या है? वो डिफरेंट है। तो कंपनी के मेंबर्स अगर कंपनी के बिहाफ के ऊपर कोई भी काम करके आते हैं, पर वो अपने साइन कराते हैं, तो उसके लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? उसके लिए उसके मेंबर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे। सो दिस इज अनदर डिफरेंस बिटवीन द पार्टनरशिप एंड अ कंपनी। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट्स। अ पार्टनर कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट विद हिज फर्म। अब यहाँ पर हमने अभी डिस्कस किया कि जो कंपनी है वो क्या है? वो अपने मेंबर से अलग है। तो क्योंकि ये दोनों डिफरेंट पर्सनालिटीज हैं, ये दोनों आपस में क्या है? डिफरेंट हैं, तो एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ क्या कर सकता है? कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है। लेकिन पार्टनरशिप फर्म जो है वो अलग नहीं है, तो मैं खुद के साथ ही कैसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती हूँ? आई होप यू आर गेटिंग मी कि कोई भी व्यक्ति, पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स वो बोथ आर सेम वन, तो वो इसलिए अपने आप में आपस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। लेकिन कंपनी और उसके मेंबर्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, इसलिए वो क्या कर सकते हैं? वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। इसको समझने के लिए बड़ी सिंपल सी एक टेक्निक है कि कंपनीज जो हैं वो पब्लिक से पैसा इकट्ठा कर सकती हैं। तो जब आपने पब्लिक से पैसा इकट्ठा करा तो उसको हम क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। तो अगर वो शेयर कैपिटल है, पब्लिक है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? एक व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति के शेयर खरीद भी सकता है और उसको बेच भी सकता है। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में तो पार्टनर जो है वो खुद की कैपिटल लगाते हैं, वो बाहर से पैसा इकट्ठा नहीं करते। तो इसलिए वहां पर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स का मतलब ही नहीं बनता। यानी कोई व्यक्ति, अब मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर पार्टनर हूं तो मैं अपना शेयर थोड़ी बेच दूंगी, तो फिर मैंने क्या करा? मैंने तो वो पार्टनरशिप ही खत्म कर दी। तो वहां पर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन कंपनी में उसकी जो कंपनी है वो डिफरेंट है इसके मेंबर से, तो उसमें कोई भी व्यक्ति आ सकता है और कोई भी जा सकता है। तो वहां पर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स जो है वो पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स जो है वो पॉसिबल नहीं है। अ पार्टनर कैन नॉट ट्रांसफर हिज शेयर एंड मेक द ट्रांसफरी अ मेंबर ऑफ द फर्म विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। यानी अगर एक व्यक्ति उस पार्टनरशिप फर्म को छोड़ के जाना चाहता है, देन ही हैज टू टेक द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स ऑल्सो। और दूसरा मेंबर अगर आना चाहता है तो वो भी सबकी रजामंदी से आएगा। लेकिन कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता। यू कैन इजिली ट्रांसफर द शेयर कैपिटल टू अनदर पर्सन बट विद सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। रिस्ट्रिक्शंस जहां पर भी हैं, लेकिन वो सर्टेन है, आप कर सकते हो, बट यू हैव टू फॉलो अ प्रोसीजर। Next is liability. A partner share is very always unlimited, whereas a shareholder may be a limited either by share or by guarantee. अब limited liability और unlimited liability क्या होती है, इसको हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल की तरफ से समझेंगे। मान लो आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल हेयर। सपोज करो A and B are two partners. इन्होंने एक पार्टनरशिप फर्म शुरू करी। इस पार्टनरशिप फर्म में इन्होंने जब कैपिटल लगाई तो उनकी कैपिटल जो थी दोनों की मिलाकर, वो कैपिटल जो है वो मान लो 1 करोड़ है। ठीक, अब A के पास खुद के पास 1 करोड़ की कैपिटल है और B के पास जो है वो 70 लाख की अपनी पर्सनल कैपिटल है। आई एम टॉकिंग अबाउट द पर्सनल कैपिटल, यानी इनके घर वगैरह है, इनके पास ज्वेलरी है, वट एवर इट इज। तो ये इनकी 1 करोड़ की और इसकी 70 लाख की है। अब यहाँ पर जो इन्होंने बिजनेस शुरू करा उसमें इन्होंने दोनों ने मिलकर कितने पैसे लगाए? 1 करोड़ लगाए। कुछ साल के बाद इन्होंने जब काम किया तो इनको लॉस हो गया और अब इनकी लायबिलिटीज जो है वो मान लो 1.5 करोड़ की है। तो यहाँ पर अब अगर ये अपने आप को बंद करने की कोशिश करते हैं, यानी पार्टनरशिप फर्म को क्लोज करने की कोशिश करते हैं, तो इनके पास कैपिटल कितनी है? 1 करोड़ की, और इनके पास लायबिलिटी कितनी है? 1.5 करोड़ की। अब ये लोग जो हैं, जो ये 50 लाख लोग हैं, ये क्या कर सकते हैं? ये इनकी इस कैपिटल में से भी अपना पैसा जो है वो रिकवर कर सकते हैं। तो जब आप बिजनेस और पर्सनल कैपिटल में से अपनी लायबिलिटीज को कवर कर सकते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? अनलिमिटेड लायबिलिटीज बोलते हैं। लेकिन
कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता। अब यही एग्जाम्पल हम कंपनी के लिए लेके चलते हैं कि ए और बी हैं, इन्होंने किसी कंपनी में 1 करोड़ रुपए लगाए और इनकी जब कंपनी जो है वो डिसॉल्व हुई, वो बंद हुई, तो उस टाइम इसकी लायबिलिटी जो थी वो 1.5 करोड़ थी। तो इस टाइम पर ये इनकी पर्सनल एसेट्स के ऊपर कोई भी क्लेम नहीं कर सकते। उनको ये 50 लाख को जो 1.5 करोड़ की लायबिलिटी है उनको बांट के 1 करोड़ रुपया जो है वो दे दिया जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं? लिमिटेड लायबिलिटी बोलते हैं। दिस इज द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ हैविंग अ कंपनी। यही एक सबसे बड़ा बेनिफिट होता है जब हम कोई कंपनी जो है वो शुरू करते हैं कि मेंबर्स की जो लायबिलिटी होती है वो क्या होती है? वो लिमिटेड होती है। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ हैविंग अ कंपनी। नेक्स्ट इज परपेचुअल सक्सेशन, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैंने आपको पहले भी बताया था कि शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। परपेचुअल सक्सेशन दैट मीन्स द existence of members doesn't affect the existence of any company. कंपनी में कोई भी आए या चला जाए उससे कंपनी के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। लेकिन अगर पार्टनरशिप फर्म में से कोई शेयर होल्डर जो है उसकी डेथ हो जाती है तो हमें पार्टनरशिप क्या करनी पड़ती है? डिसॉल्व करनी पड़ती है। इसी तरह से अगर कोई पार्टनर जो है वो कंपनी में आना चाहता है तो उसके लिए भी हमें पार्टनरशिप डीड जो है वो दोबारा से लिखनी पड़ती है। बट इन केस ऑफ कंपनी ऐसा नहीं होता। कंपनी में जितने भी मेंबर्स आते रहे और जाते रहे, कंपनी जो है वो अपने आप में चलती रहती है। क्यों? इसके पीछे रीजन फिर वही आ जाता है कि कंपनी क्या है? एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, उसके मेंबर्स उससे डिफरेंट है। दैट्स व्हाई दे डजंट अफेक्ट द company's existence. So this is the another difference of a partnership and a company. Next is audit. A company is legally required to have its accounts audit annually. एक कंपनी को अपने accounts जो हैं वो हर साल क्या करवाने पड़ेंगे? ऑडिट करवाने पड़ेंगे। किससे? चार्टर्ड अकाउंट से। लेकिन एक जो ऑर्गेनाइजेशन है, एक फर्म जो है, उसको अपने अकाउंट्स जो हैं वो ऑडिट करवाना जरूरी नहीं है। वो उसकी मेंबर्स के ऊपर है कि अगर उनको लगता है कि हमारे अकाउंट सही से मेंटेन हो, हमें सब कुछ पता लग जाए, कहीं कोई गैप तो नहीं है, तो उसके मेंबर्स अपनी इच्छा से अपने कंपनी के फर्म के अकाउंट्स को क्या करवा सकते हैं? ऑडिट करवा सकते हैं। लेकिन अदरवाइज लॉ की तरफ से उनके ऊपर कोई भी कंपल्शन नहीं है। लेकिन एक कंपनी जो है उसके अकाउंट्स जो है वो क्या होने चाहिए? ऑडिट होने जरूरी है। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ मेंबर्स। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें पब्लिक लिमिटेड में मिनिमम मेंबर्स जो हैं वो 7 होने चाहिए और मैक्सिमम देयर इज नो लिमिट, कोई भी लिमिट नहीं है। लेकिन एक पार्टनरशिप में मिनिमम 2 मेंबर्स का होना जरूरी है और वो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 20 ही हो सकते हैं। और अगर वो एक बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं? सिर्फ 10 मेंबर्स हो सकते हैं। तो कंपनी के केस में आप जितने मर्जी लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हो, लेकिन पार्टनरशिप फर्म में वो लिमिट जो है वो 20 तक फिक्स्ड है। नेक्स्ट इज डिसोल्यूशन। अगर आपकी कंपनी को बंद करना पड़ जाए तो आपको प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा विच इज वेरी लेंथी एंड विच हैव लॉट्स ऑफ फॉर्मेलिटीज। आप ऐसे ही उठाकर किसी कंपनी को बंद नहीं कर सकते। लेकिन एक पार्टनरशिप फर्म, क्योंकि वो मेंबर्स की एग्जिस्टेंस के साथ ही एग्जिस्टेंस में आती है, उनके एग्रीमेंट के साथ ही एग्जिस्टेंस में आती है, तो अगर पार्टनर्स जो हैं वो अपना एग्रीमेंट तोड़ देते हैं तो उसी टाइम पार्टनरशिप फर्म जो है वो भी क्या हो जाती है? डिसॉल्व हो जाती है। तो उनका डिसोल्यूशन जो है, पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन जो है वो मेंबर्स की एग्रीमेंट के साथ हो सकता है, लेकिन कंपनी जो है वो सिर्फ लॉ के द्वारा ही मारी जा सकती है, क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो खुद तो मर नहीं सकती और उसका अपने मेंबर्स के साथ कोई रिलेशन नहीं होता, तो लॉ ही उसको एग्जिस्टेंस में लाता है और लॉ ही उसको क्या करता है? खत्म करता है। नेक्स्ट इज मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जब भी हमने कोई फर्म बनानी है, ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, तो उसके लिए 2 डॉक्यूमेंट, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये हम आने वाले दिनों में पढ़ेंगे कि ये इंपॉर्टेंट होते हैं। इनका अगर ये आर्टिकल्स ना बनाए जाएं तो कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेट नहीं होती, वो एग्जिस्टेंस में नहीं आती। लेकिन एक पार्टनरशिप फर्म बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? हमें पार्टनरशिप डीड की जरूरत पड़ती है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है कि इसमें हमें 2 आर्टिकल्स की जरूरत होती है और इसमें हमें किसकी जरूरत होती है? पार्टनरशिप डीड की जरूरत होती है। कोई भी पार्टनरशिप फर्म जो है
वो हम कितनी भी कैपिटल से शुरू कर सकते हैं, उसके लिए कोई भी लिमिट नहीं है। लेकिन अगर हमने कोई कंपनी शुरू करनी है तो उसकी मिनिमम जो कैपिटल है वो है 1 लाख, और जो दूसरी पब्लिक कंपनी है उसकी जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, 5 लाख। तो इतने पैसे आपके पास होने चाहिए। तो द गवर्नमेंट हैज पुट अ कैप, लॉ हैज पुट अ कैप फॉर स्टार्टिंग अ कंपनी। उसके पास इतनी कैपिटल होना जरूरी है, उसके बिना वो अपनी कंपनी को शुरू नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज डायरेक्टर मेंबरशिप। तो कंपनी में जितने भी डायरेक्टर्स होते हैं दे हैव टू बी द मेंबर ऑफ देयर कंपनी। वो कंपनी के मेंबर्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, यानी जो कंपनी को चला रहे हैं उनके पास उस कंपनी के शेयर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, क्योंकि उन्होंने वोटिंग के थ्रू उनके मेंबर्स को चुना होता है। लेकिन पार्टनरशिप फर्म जो है उसका जो भी मैनेजिंग डायरेक्टर है दैट मस्ट बी द पार्टनर ऑफ पार्टनरशिप फर्म, उसका पार्टनर होना बहुत जरूरी है। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ कंपनी and the partnership firm. I hope you have got this point. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा. I will definitely try to solve your problem. Next is advantages of corporation. The advantages of corporation are the same as we have discussed the features of a company. जो भी इसके फीचर्स हमने डिस्कस किए थे वो सब इसकी क्या बन जाती हैं, एडवांटेजेस बन जाती हैं। लाइक आई एम टेकिंग द फर्स्ट वन, इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस की इसकी अपनी क्या है, एक सेपरेट एंटिटी है, जिसकी वजह से जो मेंबर्स हैं वो बड़े फ्रीली होके काम कर सकते हैं। अगर उन्होंने कोई फ्रॉड नहीं किया है और कंपनी ने फ्रॉड किया है तो उनके ऊपर केस दायर नहीं होगा, वो केस किसके ऊपर दायर होगा, कंपनी के ऊपर दायर होगा। लिमिटेड लायबिलिटी, अभी हमने डिस्कस किया कि मेंबर्स की जो लायबिलिटी होती है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है, जो कि एक बहुत बड़ा फायदा है किसी भी कंपनी को खोलने का। परपेचुअल सक्सेशन, आपके मेंबर्स आते रहें जाते रहें, आपकी किसी मेंबर के साथ लड़ाई हो गई है, आप उसको निकालना चाहते हो, वो चला भी जा सकता है, लेकिन कंपनी आपकी एग्जिस्टेंस में ही रहती है। तो कंपनी के लिए आपको बार बार सेम प्रोसीजर फॉलो नहीं करना पड़ता। सो दिस इज वन ऑफ द अनदर एडवांटेजेस ऑफ हैविंग अ कंपनी। नेक्स्ट इज कॉमन सील। हर कंपनी जो है वो किसके बिहाफ पर काम करती है, अपनी सील, अपने नाम के बिहाफ पर वो काम करती है, ना कि वो मेंबर्स के थ्रू काम करती है। तो एक कंपनी के पास अपना एग्जिस्टेंस है, अपना खुद का नाम है, जिसकी वजह से वो काम कर सकती है। नेक्स्ट इज ट्रांसफरेबल ऑफ शेयर्स। कोई भी मेंबर अगर उसको लगता है कि वो बिजनेस नहीं करना चाहता, अभी उसको पैसों की जरूरत है, तो वो किसी भी टाइम पर अपने पैसे जो है वो दूसरे व्यक्ति को सेल करके अपने पैसे रिकवर करके उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा सकता है। लेकिन दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा चीज पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज अनदर बेनिफिट ऑफ हैविंग अ इनकॉर्पोरेशन। सेपरेट प्रॉपर्टी, मेंबर्स जो हैं उनका कंपनी की प्रॉपर्टी के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी हक नहीं होता, इसलिए कंपनी जो है वो सेफ होती है अपने आप में। उसको ऐसे नहीं लगेगा कि कल को ये मेंबर छोड़ के जा रहा है तो इसके साथ उसको ये प्रॉपर्टी भी देनी पड़ेगी। नो, ऐसा नहीं है, क्योंकि कंपनी और उसके मेंबर्स जो है वो डिफरेंट है, दैट्स वाई उसकी प्रॉपर्टी भी जो है वो डिफरेंट है। जो प्रॉपर्टी एक बार लग चुकी है वो सिर्फ कंपनी की है और वो तभी बांटी जाएगी या सेल होगी अगर कंपनी जो है वो डिसॉल्व होती है। कैपेसिटी फॉर स्यू, दैट मीन्स कंपनी कैन sue and can be sued on its own name। कंपनी जो है वो अपने नाम पर और अपने नाम के दम पर ही लोगों के ऊपर केस दायर भी कर सकती है और कंपनी के ऊपर भी उसी के नाम के ऊपर केस जो है वो दायर हो सकता है। नेक्स्ट इज प्रोफेशनल मैनेजमेंट। कंपनी जो है वो किसके थ्रू चलती है, वो रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू चलती है। अब ये रिप्रेजेंटेटिव्स कहाँ से आते हैं, जितने भी मेंबर्स होते हैं वो अपने में से एक एक रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं, जो इसके डायरेक्टर्स बनते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनते हैं, जो उस कंपनी को ऑपरेट करते हैं। तो जब हम इतने बड़े ग्रुप में से मेंबर्स को उठाते हैं तो ऑब्वियस है जो पर्सन्स होंगे वो क्या होंगे, दे विल बी मोर प्रोफेशनल। तो जब प्रोफेशनल लोग होते हैं उनके पास एक्सपीरियंस भी ज्यादा होता है और कंपनी उतनी ही ज्यादा ग्रो करती है। सो दिस इज अनदर बेनिफिट्स ऑफ हैविंग अ इनकॉर्पोरेशन। सो दीज आर द बेसिक बेनिफिट्स ऑफ हैविंग अ कंपनी और ओपनिंग अ कंपनी एज कंपेयर टू पार्टनरशिप फर्म।
नाउ लेट्स डिस्कस द डिसएडवांटेजेस ऑफ अ कंपनी। सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो है फॉर्मेलिटीज। एक कंपनी को रजिस्टर्ड करवाना इज अ वेरी टफ टास्क। आप ऐसे ही मुंह उठा के नहीं बोल सकते कि हमने कंपनी शुरू करनी है। यू हैव टू फॉलो द रूल, यू हैव टू फॉलो द रेगुलेशंस ऑफ द एक्ट, सो इट इन्वॉल्व्स टू मेनी फॉर्मेलिटीज। एक पार्टनरशिप फर्म जो है, 4 लोगों ने मिलकर सोचा कि मुझे एक फर्म खड़ी करनी है, तो वो एक पार्टनरशिप फर्म को शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन, आपको कोई कंपनी शुरू करनी है, तो आपको कंपनी एक्ट के अंदर अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा और उसके लिए आपको बहुत सारी लंबी फॉर्मेलिटीज जो है वो पूरी करनी पड़ती हैं। दैट्स वाई कई लोग जो हैं, अगर उनको बिजनेस जल्दी जल्दी करना होता है तो वो कंपनी बनाने की बजाय सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप में क्या कर लेते हैं, बिजनेस शुरू कर लेते हैं। नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर। इट इज वन ऑफ द important responsibility of the company that they have to disclose their documents, they have to disclose their profits to the पब्लिक, ताकि लोग उसमें इन्वेस्ट करें, उन लोगों को पता लगे कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कैसे काम कर रही है, कितने प्रॉफिट्स उनको हो रहे हैं, कितने लॉसेस हो रहे हैं, कहाँ पर वो इन्वेस्ट कर रही है। सो दे हैव टू मेंटेन लॉट्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशंस, दे हैव टू डू लॉट्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन एंड दैट डॉक्यूमेंटेशन आर to be represented to the public. So corporate disclosure is one of the toughest task for having a कंपनी, कि आपको हर चीज लोगों को सही तरीके से, सही ढंग से पेश करनी है ताकि लोग आपकी कंपनी के ऊपर ट्रस्ट कर सके। स्टेट गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है, वो भी आपके ऊपर ट्रस्ट कर सके। नेक्स्ट इज डाइवोर्स ऑफ कंट्रोल फ्रॉम ऑनरशिप। अभी मैंने आपको बताया कि जो मेंबर्स होते हैं और जो कंपनी है वो किसके थ्रू चलती है, वो रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू चलती है। तो डायरेक्टर्स और मेंबर्स के बीच में भी क्या होता है, डिफरेंस होता है। जो डायरेक्टर्स हैं वो सारा कंट्रोल करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, और मेंबर्स जो है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू डायरेक्टर्स के साथ बात करते हैं। तो जब इतनी सारी वी कैन से हायरार्की होती है तो उसमें क्या होता है, उसमें कन्फ्लिक्ट्स जो है वो जल्दी जल्दी राइज होते हैं। तो दिस इज अनदर डिसएडवांटेजेस ऑफ हैविंग अ कंपनी। लॉस ऑफ प्राइवेसी। अभी मैंने आपको बताया कि कंपनी को अपने सारे डॉक्यूमेंट्स क्या करने पड़ते हैं, पब्लिक को दिखाने पड़ते हैं। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये दोनों क्या है, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है। इनको अपना रजिस्टर्ड ऑफिस में ये रखना पड़ेगा। कोई भी एक फीस जो है वो पे करेगा और इनके डॉक्यूमेंट्स को वो चेक कर सकता है। तो कोई भी कंपनी जो है दैट शुड बी ट्रूली ट्रांसफरेबल टू द पब्लिक। तो उनकी प्राइवेसी जो है वो बहुत कम होती है। उनको अपने प्रॉफिट्स भी दिखाने पड़ते हैं, उनको अपने लॉस भी दिखाने पड़ते हैं। हर कंपनी को अपना एनुअल रिपोर्ट जो है वो पब्लिक को दिखाना पड़ता है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म में ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर प्राइवेसी नाम की कोई भी चीज नहीं रहती। नेक्स्ट इज डिटेल वाइंडिंग अप प्रोसीजर। अभी हमने ऊपर भी पढ़ा कि किसी भी कंपनी को जो बंद करना है तो वो किसके थ्रू हो सकती है, सिर्फ लॉ के थ्रू हो सकती है। सो इट हैज टू फॉलो अ लॉन्ग प्रोसीजर टू वाइंड अप अ कंपनी। जैसे कंपनी खोलना आसान है, खोलना आसान नहीं है, इसी तरह से कंपनी को बंद करना भी आसान नहीं है। तो आपको एक बहुत लेंथी प्रोसीजर जो है वो फॉलो करना पड़ता है। दिस इज अनदर डिसएडवांटेजेस ऑफ हैविंग अ कंपनी। कंट्रोल बाय फ्यू, क्योंकि जो कंपनी है वो रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू चलती है, वो डायरेक्टर्स के थ्रू चलती है, तो कुछ ही लोग उसके ऊपर कंट्रोल करके चलते हैं। बाकी लोग जो है वो जर्नल मीटिंग्स या फिर एनुअल मीटिंग्स जो है वो अटेंड नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी जगह पर कौन आता है उन मीटिंग्स में, उनका रिप्रेजेंटेटिव आता है। तो जो कंट्रोल है वो कुछ ही हाथों में सिकुड़ कर रह जाता है। इसकी वजह से ही कई बार क्या होता है कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो है, अगर उनकी मैनेजमेंट सही ना हो तो वो क्या हो जाती है, डूब जाती है। तो यहाँ पर ये भी आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी आप कोई कंपनी शुरू करते हो तो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स कौन है। अगर वो मेंबर्स सही नहीं है, अगर वो अपने ही प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, लोगों के बारे में नहीं सोच रहे, तो वो कंपनी जल्दी जल्दी ग्रो नहीं कर सकती। सो दिस इज अनदर डिसएडवांटेजेस ऑफ हैविंग अ कंपनी। नेक्स्ट इज मोर टैक्स बर्डन इन सर्टेन केसेस। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में या फिर कहें कि कुछ बिजनेसेस में टैक्स लायबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा है। अब जो पार्टनरशिप फर्म है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, वो क्या करते हैं, वो स्लैब के थ्रू पे करते हैं, लेकिन यहाँ पर स्लैब पॉसिबल नहीं होती। इनके ऊपर कई बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिसमें टैक्स जो है वो बहुत ज्यादा पे करना पड़ता है। सो
ऑब्वियस है, अगर आपका बिजनेस भी ज्यादा है तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी भी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। पॉसिबिलिटीज ऑफ फ्रॉड, ये उस केस में है अगर आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो सही नहीं है, अगर आपके मेंबर्स जो है वो सही नहीं है, दे आर ओनली थिंकिंग अबाउट देयर प्रॉफिट्स, तो वहां पर पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड्स जो है वो होना ज्यादा चांस है। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जितनी ज्यादा हमारे पास हायरार्की होगी, जितनी ज्यादा हम लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, उतना ज्यादा फ्रॉड जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी डालनी उतनी ही मुश्किल हो जाती है। तो ये क्या है, ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिसएडवांटेजेस है फॉर ओपनिंग अ कंपनी। लेकिन फिर भी मैं आपको यही बताऊंगी कि अगर हम इन डिसएडवांटेजेस की जगह पर इनकी एडवांटेजेस को देखें तो वो एक पर्सन के पास ज्यादा रहती हैं एज कम्पेयर टू डिसएडवांटेजेस। जब भी आप बड़े लेवल के ऊपर काम करोगे तो उसमें ये डिसएडवांटेजेस होना मुमकिन है। तो इनको देखकर हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें कंपनी नहीं बनानी। जब तक हम बड़ा सोचेंगे नहीं तो हम बड़ा करेंगे भी नहीं। सो दीज आर द बेसिक वी कैन से एंड ऑफ द चैप्टर नंबर 1 in which we have discussed what is company, what is corporate veil, how the member is separate from its member, in which situation the members are considered same with their company, what are the advantages and disadvantages of incorporation, and what is the basic difference between a partnership firm and a company. So अगर आपको इस पूरे चैप्टर में कोई भी डाउट हुआ पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करूंगी। सो द लास्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो कौन कौन से बनते हैं, व्हाट इज कंपनी, डिफाइन इट्स बेसिक फीचर, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, जो हमने आज डिस्कस किया वो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। व्हाट इज सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी क्या है, इसमें आपको सेलोमन वर्सेस सेलोमन का केस जो है वो डिस्कस करना है। इन विच सिचुएशन कॉर्पोरेट वेल इज लिफ्टेड, इसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई कंपनी जो है वो टैक्स बचाने के लिए क्रिएट की जा रही है, अगर किसी कंपनी का कैरेक्टर डिफाइन करना है, अगर हमें ये पता लगाना है कि कंपनी जो है वो किस पर्पस के लिए खड़ी की गई है, वो सिर्फ फ्रॉड करने के लिए तो नहीं खड़ी की गई, तो वो सिचुएशन सारे केसेस, डालेमर वर्सेस डालेमर कंपनी का, रबर टायर लिमिटेड का, दीनशा का केस, इसके अलावा हमने हॉर्न का केस डिस्कस किया था, वो सारे केसेस जो है वो आपको इस क्वेश्चन में डिस्कस करने हैं। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट चैप्टर विद अ ग्रेट क्लैरिटी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो काइंडली कमेंट मी, I will try to answer your question. If you like my videos, kindly like, share and subscribe. Thank you.